स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र के दौरान कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट से ही जुड़े मामले हैं। हालांकि जो बिल लाया गया है उस पर तो पहले भी कई मर्तबा हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सीनियरिटी और वित्तीय लाभ न देने की बात इसमें हुई थी और पारित भी हो गया है। लेकिन कितना ज्यादा इंपैक्ट अब इसका रहने वाला है, कर्मचारियों की ओर से क्या रिएक्शन आया है, विपक्ष का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरा मामला भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। वो कर्मचारी जिन्होंने अपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है, लेकिन उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जल्दी उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके मुताबिक साल में एक ही बार कर्मचारियों को रेगुलर किया जा सकता है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया, सवाल लगाया गया था, क्या जवाब निकलकर सामने आया है, जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात करेंगे आउटसोर्स को लेकर, क्योंकि आउटसोर्स पर भी आज एक संकल्प प्रस्ताव लाया गया था और इसमें क्या डिमांड रखी गई है भाजपा विधायक की ओर से, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी बात करेंगे पुलिस एक्ट में जो 3 संशोधन हुए हैं, ये भी क्योंकि बिल लाया गया था, ध्वनिमत से पारित हुआ है। तीनों संशोधनों को लेकर बारीकी से आप तक अपडेट पहुंचाने वाले हैं। विपक्ष की ओर से क्या तर्क इसमें दिए गए हैं, ये भी जानकारी लेकर आए हैं। लैंड ट्रांसफर वाले मामले में क्या हुआ है, ये भी अपडेट पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। तकरीबन 4 से 5 दिनों से शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा था और मैदानी इलाके वैसे ही शीतलहर की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी को लेकर अब आसार जताए गए हैं। ये 23 दिसंबर को आसार जताए गए हैं, यानी कि देखिए ठीक 2 से 3 दिन बाद वहां बर्फबारी हो सकती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और निचले इलाकों में और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। यह मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। इसके बाद स्कूलों की छुट्टियों पर आना चाहेंगे। छुट्टियों को लेकर खैर हमने पहले भी कई दफ़ा आपको अपडेट दी है और शेड्यूल वही रखा गया है। 52 दिन की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल 2 टर्म्स अब इसमें यूज़ की जा रही हैं। इसके लिए अभी भी आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियां कुछ इस तरह से भी आ रही हैं कि 3 भागों में इसे डिवाइड किया जाए। इस पर हलचल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन अभी और भी विभिन्न शिक्षक संगठन हैं जिनकी ओर से सुझाव दिए गए हैं। किस तरह के आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले स्कूल में एनुअल फंक्शन को लेकर अपडेट दे देते हैं। एनुअल फंक्शन को लेकर एक समय निर्धारित कर दिया गया था विभाग की ओर से कि 20 दिसंबर से पहले वार्षिक समारोह स्कूलों में आयोजित करवाए जाएं। सरकारी स्कूलों के लिए फरमान जारी हुआ था, लेकिन शिक्षकों की अपील के बाद ये फैसला हुआ है कि अब 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा एनुअल फंक्शन करवाने के लिए। अभी तक देखिए मनमर्जी से फंक्शन करवाए जाते थे, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाया करती थी, लेकिन अब एक फिक्स टाइम रहेगा, इसी के भीतर ये एनुअल फंक्शन करवाने होंगे। हालांकि जो आदेश जारी हुए हैं उसमें नवंबर में ही अगले सत्र से एनुअल फंक्शन करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स पेंडिंग अभी रह गए थे, जिस वजह से उन्हें 20 दिसंबर तक की अवधि दी थी। ये समय कम था, ये शिक्षकों की ओर से वहाँ तर्क दिए गए, जिसकी वजह से अब 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इससे पहले एनुअल फंक्शन करवाने होंगे किसी भी हाल में, ताकि बाद में एग्जाम्स के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसी के मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। नौकरियों पर आज हंगामा हुआ है, भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। ये हम विधानसभा परिसर की जानकारी दे रहे हैं। सदन में जाने से पहले आज फिर पोस्टर्स के साथ भाजपा विधायक नजर आए हैं। इसमें नौकरियों को लेकर इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए मांग उठाई है। भाजपा विधायकों का कहना है कि कहां तो 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन यहां तो अस्थायी भर्तियों का सिलसिला जारी है और जो पहले से आउटसोर्स पर तैनात किए गए थे कुछ लोग, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो नौकरी दोबारा से बहाल की जाए आउटसोर्स कर्मचारियों की, ये मांग आज इन्होंने उठाई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि करुणा मुल्कों को भी नौकरी दी जाए। ये पॉलिसी बनाने का जो जिक्र हो रहा है, इसकी एवज में और ज्यादा समय खींचने के लिए सरकार तैयार है। इसी वजह से जल्द पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। हर उस मामले में कमेटी का गठन कर दिया जाता है जिसमें समय लगाना हो या जिस मामले को लटकाना हो। करुणा मुल्कों को जल्दी ही नौकरियां दी जाएं, आउटसोर्स
कर्मचारियों की नौकरी को फिर से बहाल किया जाए और गेस्ट टीचर भर्ती को वापस लिया जाए। ये पॉलिसी ठीक नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्षी दल का भी कहना है कि भर्ती होनी चाहिए तो नियमित तौर पर, और बार बार शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने की बात सुखू सरकार करती है, लेकिन जब आउटसोर्स पर ही शिक्षक तैनात किए जाएंगे तो वो सुधारीकरण कैसे होगा और कैसे गुणवत्ता आएगी। ये आउटसोर्स भर्ती है जिसका ये सरासर विरोध करते हैं। जहां नियमित भर्तियां होनी भी चाहिए वहां भी अस्थायी भर्तियों का रास्ता ही इस सरकार की ओर से ढूंढा जा रहा है, ये बात इनकी ओर से कही गई है। अब एक और बड़ी जानकारी देखिए, ये बड़ी ही कहेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन से प्रश्नकाल नहीं हो पा रहा था, काम रोको प्रस्ताव पर ही चर्चा हो रही थी। आज प्रश्नकाल भी लगा और इसमें कई बड़े सवालों के जवाब भी आए हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हमें टकराव भी देखने के लिए मिला है। प्रश्नकाल में सवाल पूछा गया था मेडिकल सुविधा को लेकर भी। दरअसल ये मेडिकल टेस्ट की सुविधा को लेकर सवाल पूछा गया करसोग के विधायक दीपराज की ओर से कि सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है निःशुल्क टेस्टों की। तो इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ये जवाब दिया गया है कि आम और गरीब व्यक्तियों को 133 टेस्ट निःशुल्क दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। आने वाले समय में सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी स्वास्थ्य क्षेत्र के हाल ठीक नहीं है। पिछली सरकार में कई घोटाले भी हुए और काफी लॉस में भी हेल्थ गया है। अब अगर विपक्ष का सहयोग रहा तो और जल्दी हम इसमें सुधार कर सकते हैं, ये जवाब इनकी ओर से दिया गया है। एक और देखिए, यहाँ सरकारी संकल्प लाया गया था। ये राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सरकारी संकल्प लेकर आए थे। इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग उठाई है। इनका ये कहना है कि इसमें एक प्रावधान होना चाहिए किसानों के लिए, बागवानों के लिए। जब भी मानसून आता है तो प्राकृतिक आपदा के दौरान खेत पूरी तरह से बह जाते हैं, जिस वजह से इनकी खेती भी प्रभावित होती है और बहुत बार फसलें भी तबाह हो जाया करती हैं। ये काफ़ी समय तक खेती नहीं कर पाते हैं, या तो खेत बह जाते हैं या कुछ इस तरह से वो भूमि प्रभावित होती है कि खेती करने लायक नहीं रहती। इसीलिए फॉरेस्ट लैंड उन्हें खेती के लिए दे दिया जाए जब तक उनकी अपनी लैंड ठीक नहीं हो जाती है, या कुछ ऐसे भी क्योंकि मामले हैं जहां पूरी तरह से ही लैंड बह जाती है। तो किसानों की मदद करने के लिए इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग उठाई है। इसे पारित कर दिया गया है और पारित करने के बाद भारत सरकार को भेजा गया है। अब फिलहाल देखिए, ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे क्योंकि किसान और बागवान अक्सर ये शिकायत करते थे कि प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। एक और वाक्य सामने आया सदन में। यहाँ विधायक राकेश कालिया नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें कहने का मौका नहीं दिया जा रहा था और नाराज होकर वो सदन में ही जमीन पे बैठ गए। हालांकि इस पर आपत्ति जताई गई है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस तरह का व्यवहार अपेक्षित नहीं करते हैं, उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं है। डेकोरम के हिसाब से ही एमएलएस को व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद बोलने की व्यवस्था भी हालांकि इन्हें दे दी गई थी। केवल सिंह पठानिया जो कि शाहपुर से विधायक हैं, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल लगाया था। अभी तक कितने मामले सामने आए हैं, यानी कि कितने मामले पेश आए हैं और कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंकड़ा इसमें कुछ इस तरह से है कि 30/11/2024 तक क्रिप्टो करेंसी घोटाले के 12 मामले एनडीपीएस के अंतर्गत 3769 मामले दर्ज किए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 78 आरोपियों को एनडीपीएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और 5770 आरोपियों की कुल मिलाकर इसमें गिरफ्तारी हुई है। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में गिरफ्तार किए गए 78 आरोपियों में से 74 हिमाचली ही बताए जा रहे हैं और इसके अलावा 4 गैर हिमाचली भी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 73 के विरुद्ध चालान तैयार करके न्यायालय में भेजे गए हैं, जो कि न्यायालय में ही विचाराधीन है। ये भी बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल लगाया गया था। अब शून्यकाल पर आएंगे। नई व्यवस्था क्योंकि इसी विधानसभा से शुरू की गई है। शून्यकाल भी आज हुआ है। आधा घंटा इसमें विधायकों को दिया गया अपनी बात कहने के लिए और हर विधायक के पास राइट है कि वो 2 के करीब सवाल पूछ सकता है। 4 से 5 मिनट उसे अपनी बात कहने के लिए दिए जाएंगे और शून्यकाल में कई विधायकों ने अहम मुद्दे भी पूछे हैं, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। सबसे पहले बात करेंगे भाजपा विधायक जनक राज को लेकर, क्योंकि इन्होंने भेड़ चालकों से जुड़ा मुद्दा उठाया था। ये देखिए 12 बजे शुरू हुआ था शून्यकाल और 12:30 बजे तक चला है। हालांकि ये व्यवस्था पिछले मॉनसून सत्र से ही शुरू करने की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त टाल दिया गया था ये कहकर कि अभी एसओपी तैयार नहीं हुई है। तो अब एसओपी तैयार करने के बाद
ये शीतकालीन सत्र से ही शुरुआत हुई है शून्यकाल की। तो सबसे पहले भाजपा एमएलए जनकराज की बात करते हैं। भेड़ चालकों का इन्होंने मुद्दा उठाया। इनका कहना था इनके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का व्यवसाय भेड़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपना व्यवसाय छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है, इनकी ऊन है, उसे खरीदने पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। घास की कमी भी हो रही है। इनके मुद्दों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। मजबूरन इन्हें ये व्यवसाय छोड़ना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वो कोई बड़ा कदम भेड़ चालकों के लिए उठाएंगे। हाल ही में इनका एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री सुक्खू से भी मिला है। दूसरी बड़ी बात, एचआरटीसी पेंशनर्स को लेकर भी यहां सवाल लगाया गया था और इसमें जवाब दिया गया है डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कि अब तो व्यवस्था में सुधार आ रहा है, पेंशन फिर भी समय से मिल रही है। पूर्व जयराम सरकार में एक डेढ़ महीना भी पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ता था और अब तो नाइट ओवर टाइम की अदायगी भी सरकार की ओर से की जा रही है। एचआरटीसी सेवा ऐसी सेवा है जो रूटीन की सेवा है और इसके लिए सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए। तकरीबन 3200 के करीब बसेस चल रही हैं। किसी भी बस में कोई खामी आ जाती है तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन विपक्ष उसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। ये इनकी ओर से तर्क दिया गया। टोल टैक्स का मुद्दा भी आज गूंजा है। ये दरअसल जो अनुराधा राणा है, लाहौल स्पीति से विधायक, इनका ये कहना था कि 60 किलोमीटर से कम के दायरे में टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इनके क्षेत्र में लिया जा रहा है। इस पर इन्होंने आपत्ति व्यक्त की है और इन्हें भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि इस पूरे मामले में छानबीन होगी और देखा जाएगा कि 60 किलोमीटर से कम का वो दायरा है या नहीं है। नई ग्राम पंचायतों पर भी आज अपडेट आई है शून्यकाल में ही। ये बिलासपुर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से मामला उठाया गया था। इनका कहना था कि नई पंचायतों का गठन हो रहा है, लेकिन अभी ग्राम सभा के जरिए ही यहाँ पंचायतों के प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, जबकि विधायकों के पास भी ये प्रस्ताव आ रहे हैं। तो विधायकों से भी प्रस्ताव लिए जाने चाहिए। इस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये जवाब दिया है कि बिल्कुल विधायकों के जरिए भी प्रस्ताव लिए जाएंगे। अभी जनगणना चल रही है, इसी बीच ये नई पंचायतों का गठन भी हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही प्रस्ताव लिए जाएंगे। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कुछ एक जगहों पर राजनीति होती है और मामले आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए सीधा विभाग को भी संपर्क किया जा सकता है। अगर कोई प्रस्ताव देना है, सीधा विभाग के पास भेजा जा सकता है और विभागीय स्तर पर फिर इसमें फैसला होगा। तो विधायकों के जरिए या विभाग के पास सीधा प्रस्ताव भेजा जा सकता है और ग्राम सभा के जरिए भी इसमें प्रस्ताव मांगे गए हैं नई पंचायतों के गठन को लेकर। कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। पिछले 2 दिनों से हम 4 बिलों को लेकर यहां जानकारी दे रहे थे, जिसमें एक नया बिल लाया गया है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में सीनियरिटी और वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को नहीं गिना जाएगा सीनियरिटी देने के लिए भी और वित्तीय लाभ देने के लिए भी। ये 2003 में कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी लाई गई थी और 2003 के बाद जितने भी कर्मचारियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने भी समय का पूरा किया हो, उन्हें इसमें सीनियरिटी और वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। ये पारित हो गया है विधेयक और फिलहाल एक तरह से ध्वनिमत से ही पारित कहना चाहेंगे। विपक्षों की ओर से इसमें कई सवाल भी किए गए और उन्होंने इस पर विरोध भी जताया। खासतौर पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, हंसराज और त्रिलोक जम्वाल का ये कहना था कि ये जो पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है बिल, ये उचित नहीं है, ये कानून के भी विपरीत इनकी ओर से बताया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से तर्क ये दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का तो कोई आधार ही नहीं रह गया है। 2003 में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लाई गई, लेकिन पॉलिसी में जो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार अपना केस हार रही है और मायने ही पॉलिसी के कोई नहीं रह जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में सीनियरिटी और वित्तीय लाभ देना है तो रेगुलर कर्मचारियों में और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में फर्क क्या रह गया, इसीलिए इस त्रुटि को ठीक करना होगा और इसके बाद ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया था। हालांकि इसमें एक धड़ा ऐसा है कर्मचारियों का जो कि इसके फेवर में नजर आ रहा है, इस फैसले का समर्थन वो कर रहे हैं जो बिल आज पारित किया गया है। उनका कहना है कि आगे चलकर सीनियरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे थे, सीनियर जूनियर में काफ़ी गतिरोध हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरा कर्मचारियों का धड़ा है जो इसे अपना एक बिग लॉस मान रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो 14 से 15 केस कोर्ट पहुंच गए थे। उनका ये मानना था कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से सीनियरिटी का लाभ और फाइनेंशियल लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन अब 2003 के बाद कॉन्ट्रैक्ट की अवधि सीनियरिटी और फाइनेंशियल लाभ देने के लिए काउंट नहीं होने वाली है।
अब देखिए इसमें एक और मामला भी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। वो कर्मचारी जिन्होंने अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है और रेगुलर होने की उम्मीद देख रहे थे, नहीं हो पाएंगे। ये भाजपा विधायक जनक राज और कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा की ओर से सवाल किया गया था। सवाल में इन्होंने यही पूछा था कि अभी 2/12/2023 को जो अधिसूचना जारी की गई है, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एक ही बार अब रेगुलर हो पाएंगे मार्च में कर्मचारी, तो क्या उन कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दिया जाएगा जो कि 2/12/2023 से पहले अपॉइंट हुए हैं। और इसमें एक जानकारी ये भी है कि 30/9 और 2024 यानी कि ये सितंबर तक बहुत सारे कर्मचारी अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हैं इन्हें रेगुलर किया जाएगा। ये अधिसूचना जारी होने से पहले अपॉइंट हो गए थे, इस बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी। अब 1 साल इनका एक्स्ट्रा लग जाएगा तो कोई राहत इन्हें दी जाएगी। तो सीधे तौर पर स्पष्टीकरण इसमें यही दिया गया है कि 31/3/2024 को जिन कर्मचारियों ने अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा किया है, महज उन्हें ही रेगुलर किया जाएगा। यानी कि जो रेगुलर हो गए हैं मार्च में, उन्हीं के लिए प्रावधान था। अब अगले मार्च तक का इंतजार करना होगा इन बिटवीन जो भी कर्मचारी यहां 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अपना पूरा कर रहे हैं। तो इनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। हालांकि काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे, सचिवालय के चक्कर भी काट रहे थे, मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे थे, लेकिन सदन में भी ये सवाल लगाया गया और स्पष्टीकरण वही आया है कि जो मार्च में रेगुलर हुए हैं कर्मचारी वही होंगे। इसके बाद अगले मार्च तक का इंतजार इन्हें करना होगा। देखिए, पुलिस एक्ट में भी संशोधन हुआ है। ये 3 तरह के संशोधन हुए हैं। हालांकि इसमें काफी ज्यादा गहमा गहमी सदन में हो गई थी। अधिकारियों को, कर्मचारियों को अब डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट एफआईआर उन पर दर्ज नहीं हो सकती है। पहले मामला सरकार के पास जाएगा, सरकार उस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकार की अनुमति के बाद ही सरकारी सेवाओं के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को अरेस्ट किया जा सकता है। इस पर सवाल ये उठाया गया भाजपा विधायकों की ओर से। उनका ये मानना था कि आखिरकार ऐसी नौबत क्या आन पड़ी है जो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या ये अधिकारियों को शह दी जा रही है या स्पेसिफिक किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है, ये भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पूछा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी इसमें विरोध जताया गया और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी विरोध जताया है। इनका ये कहना था कि इस तरह की स्थिति क्यों बनाई जा रही है कि पहले सरकार हस्तक्षेप करेगी। क्या कुछ अधिकारियों को संरक्षण देने की कोशिश हो रही है, शह देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अरेस्ट तो उसे ही किया जाता है या एफआईआर भी उसी अधिकारी पर दर्ज होती है जिसने कोई गलती की हो। बेवजह तो किसी पर एफआईआर दर्ज होती नहीं। तो आखिरकार इस तरह का संशोधन करने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर यही तर्क दिया है कि बहुत से केस ऐसे हैं जहां मिसकम्युनिकेशन के चलते अधिकारियों पर एफआईआर हो जाती है या इतनी बड़ी गड़बड़ी भी नहीं हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर कर दी जाती है, अरेस्ट वो हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि फिजूल में किसी को समस्या का सामना ना करना पड़े, तो सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगी। लेकिन इस तर्क से संतुष्ट नहीं हो पाया विपक्ष। और विपक्ष क्या, देखिए अगर हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा इस बात को सोचें कि सिर्फ इसीलिए ये संशोधन हो रहा है ताकि बेवजह अरेस्ट ना किया जाए, एफआईआर उन पर ना हो, तो बेवजह तो किसी पर भी ये एफआईआर नहीं होती है। जब कोई गलती करता है उसी वक्त होती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये बात भी क्लियर की है कि मान लीजिए कोई दुराचार से जुड़ा मामला सामने आता है, चोरी डकैती या रिश्वत लेने का मामला सामने आएगा, तो उस मामले में डायरेक्ट एफआईआर हो सकती है। लेकिन सरकारी सेवा के दौरान कोई गलती हो गई है, कोई गलत साइन किसी फाइल पे कर दिए गए हैं, गलत फाइल मूव कर दी गई है, तो यहां सरकार के पास पहले मामला जाएगा, सरकार अनुमति देगी, उसके बाद ही एफआईआर हो सकती है। देखिए, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है ये स्टेट कैडर में होगी, ये भी अब संशोधन हो चुका है। हालांकि विरोधी स्वर तो इसे लेकर भी उठे थे, लेकिन ये भी यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है। लैंड ट्रांसफर वाले मामले पर आना चाहेंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को 30 एकड़ तक की जमीन लैंड ट्रांसफर करने की अनुमति सरकार देना चाह रही है और ये भी क्योंकि बिल लाया गया था संशोधन के लिए ही, लैंड ट्रांसफर को लेकर इसमें महज अनुमति दी गई है। और ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं जो और भी होंगी उन्हें एक बारी के लिए लैंड ट्रांसफर की अनुमति कर इस विधेयक में संशोधन किया गया है। अब इसमें भी विरोधी स्वर कई थे, लेकिन
सीधे तौर पर विपक्षियों की ओर से ये नहीं कहा गया कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। मौखिक रूप से उन्होंने एक भी बार ये बात नहीं कही, लेकिन नेता और प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने ये जरूर कहा कि इस पूरे मामले में सरकार जल्दबाजी बरत रही है। पिछली सरकारों में भी ये प्रयास करने की कोशिश की गई थी कि लैंड ट्रांसफर की अनुमति राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा अस्पताल में दी जाए, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखी गई थी और इन कॉम्प्लिकेशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जल्दबाजी सरकार कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने तर्क ये दे दिया कि लगता है भाजपा इसका समर्थन नहीं करना चाहती है, मौखिक रूप से भी समर्थन नहीं किया और निंदा कर रही है। और इस पर माहौल गर्म हो गया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी सीट पर खड़े हो गए। उनका कहना था कि वो सम्मान करते हैं इस संस्था का, क्योंकि कोविड में भी यही संस्था हिमाचल प्रदेश में सबसे आगे आई थी, जिसने सबसे ज़्यादा दान किया, सबसे ज़्यादा मदद की, और पूरे देश में भी ये सबसे बड़ी चैरिटेबल संस्था है, कई अनेकों बड़े काम कर चुकी है। ये बिल्कुल इस संस्था का सम्मान करते हैं और समर्थन भी इसका करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए जल्दबाजी इस मामले में बरती जा रही है। यही तर्क सिर्फ उनकी ओर से दिया गया है। जो मंत्री चंद्र कुमार है, उन्होंने भी हालांकि इस पर कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। दूसरी ओर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने तर्क दिया है और तंज भी कसा भाजपा पर कि दो मुंहों की बातें यहां पर भाजपाइयों की ओर से की जा रही है। वो चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास का समर्थन भी हो, लेकिन इन्हें टांग खिंचाई भी करनी है, तो अपना एक ही स्टैंड रखा जाए, ये नसीहत देते हुए भाजपाइयों को नजर आए हैं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। आउटसोर्स पर भी संकल्प प्रस्ताव लाया गया था। आज प्राइवेट मेंबर डे भी था। हालांकि ये 3 संकल्प लाए गए थे। इसमें लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने अपना संकल्प वापस ले लिया, तो 2 बचे। आउटसोर्स पर जो संकल्प लाया गया है, ये भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की ओर से लाया गया। हरियाणा की तर्ज पर आउटसोर्स पॉलिसी तैयार की जाए, इन्होंने मांग रखी है। हालांकि ये हरियाणा के तर्ज पर तो मांग काफी पहले से उठ रही है आउटसोर्स पॉलिसी को बनाने की। पिछली सरकार में एक मसौदा जरूर तैयार कर दिया गया था, सिरे फिर नहीं चढ़ पाया। वर्तमान सरकार में अभी पॉलिसी पर कोई हलचल है नहीं, लेकिन जो सरकारी संकल्प लाया गया है, इसका कितना इंपैक्ट होता है आने वाला समय हमें बताएगा। हरियाणा के तर्ज पर इनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग इसमें उठ रही है। देखिए, एक बड़ी और अहम जानकारी, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में पोस्ट कोर्स को लेकर मीटिंग शुरू हो गई है। ये विधानसभा परिसर में ही मीटिंग हो रही है। संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसमें आ गए हैं। जितने भी पोस्ट कोर्स अभी बच रहे हैं, ये 4 के करीब पोस्ट कोर्स हैं। पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है, पूरी संभावना है कि क्लियरेंस दे दी जाए, क्योंकि कुछ ऐसा ही ऐलान कुछ दिन पहले डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से किया गया था। और जो भी अपडेट होगी वो दिव्य हिमाचल पर ही आपको दी जाएगी। कुछ ही क्षणों बाद हमारी दूसरी टीम विधानसभा से लाइव लेने वाली है और आपको ये अपडेट दी जाएगी कि पोस्ट कोर्स को लेकर क्या बड़ा निर्णय हुआ है। अभी 4 के करीब पोस्ट कोर्स बच रहे थे, जिसमें टेक्निकल पेज बताया जा रहा था। क्या क्लियरेंस दी जाएगी और क्या रास्ता निकाला जाता है, कितनी जल्दी रिजल्ट घोषित होगा और उसके बाद नियुक्तियां दी जाएंगी, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और जैसा कि हमने कहा, कुछ ही क्षणों में ये लाइव विधानसभा परिसर से शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहिएगा दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। धन्यवाद।